दिसंबर 1973 गुजरात का एक इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल का मेस का बिल बढ़ जाता है लगभग 10-15%। आज होता तो शायद कोई नेता बोल देता कि इतने से पैसे बढ़ गए तो देश क्या खतरे में आ गया। कोई प्रवक्ता टीवी पर आपको समझा देता है कि महंगाई असल में विकास की निशानी है, और सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स की पुरानी तस्वीरें निकालकर बता दिया जाता है कि ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, किसी पार्टी के एजेंट है। लेकिन उस समय स्टूडेंट्स ने बिल चुपचाप नहीं भरा। उन्होंने पूछा कि खाना महंगा क्यों है, अनाज कहां गया, सरकार भ्रष्टाचार के आरोप का जवाब क्यों नहीं देती, हर गलती का पैसा स्टूडेंट और आम आदमी क्यों भरे। कॉलेज का गुस्सा सड़क पर आया, सड़क का गुस्सा पूरे गुजरात में फैल गया। स्टूडेंट्स के साथ प्रोफेसर आए, वकील आए, दुकानदार आए, मजदूर आए, आम लोग आए। तब उनसे किसी ने नहीं पूछा कि क्या तुम भी स्टूडेंट हो। आंदोलन का नाम पड़ा नवनिर्माण आंदोलन। थोड़ा इतिहास पढ़ा कीजिए, ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वहीं से निकल कर आते हैं। कुछ ही महीनों में गुजरात के चीफ मिनिस्टर चिमनभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा, विधानसभा भंग हुई, राष्ट्रपति शासन लगा। एक हॉस्टल का मेस का बिल से शुरू हुआ आंदोलन एक चुनी हुई सरकार पर भारी पड़ गया, और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसी गुजरात के स्टूडेंट आंदोलन से बिहार के छात्रों को हिम्मत मिली। जयप्रकाश नारायण सड़क पर आए, संपूर्ण क्रांति का नारा लगा, देश की राजनीति बदल गई, इंदिरा गांधी को गद्दी छोड़नी पड़ी। अब थोड़ा सटायर देखिए इसमें। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल जर्नी के ऑफिशियल किस्से में नवनिर्माण आंदोलन का जिक्र बड़े गर्व से होता है। अमित शाह भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले। मोटा भाई ने राजनीति का पहला पाठ छात्र संगठन में ही पढ़ा। मोदी जी के पास तो पॉलिटिकल साइंस, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भी है। यानी स्टूडेंट मूवमेंट से निकले लोग आज देश चला रहे हैं। लेकिन आज का स्टूडेंट जब पेपर लीक और अपने बर्बाद होते फ्यूचर पर सवाल करता है, तो पॉलिटिकल साइंस की पूरी पढ़ाई शायद एक ही चैप्टर पर आकर रुक जाती है। सेक्शन 163 लगाओ, मेट्रो बंद करो, बैरिकेड लगाओ, और क्राउड आगे बढ़े तो लाठी चार्ज करो, सिविल वर्दी में पुलिस वाले को खड़े करके। दिल्ली में सरकार किसकी है? भाजपा की। केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा की। दिल्ली पुलिस किसके अंदर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो ये सारी की सारी रिकमेंडेशंस कहां से आ रही है? सोचिए, अगर 1973 की सरकार भी आज के मॉडल पर चल रही होती तो क्या होता? नवनिर्माण युवक समिति के सोशल मीडिया के फॉलोअर्स गिने जाते, ऑर्गेनाइजर्स के रिश्तेदारों की पॉलिटिकल कुंडली निकाली जाती, मेस बिल पर बात छोड़कर हमेशा की तरह यह पूछा जाता कि इसके पीछे कौन है। फंडिंग कहीं पाकिस्तान से तो नहीं आ रही है, चाइना से तो नहीं आ रही है, क्या गुजरात को तोड़ने की साजिश तो नहीं हो रही है? और हो सकता है नरेंद्र मोदी स्टूडेंट मूवमेंट देख ही नहीं पाते, अमित शाह छात्र राजनीति कर ही नहीं पाते, और राजनीति में आना तो बहुत दूर की बात थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स पेपर लीक, एग्जाम की गड़बड़, अकाउंटेबिलिटी को मांग को लेकर बैठे थे। उनके साथ सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर बैठ गए। सोनम वांगचुक कोई सोशल मीडिया पर कल पैदा हुआ चेहरा तो है नहीं, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, टीचर है, लद्दाख में बच्चों की पढ़ाई और एनवायरमेंट पर सालों से काम कर रहे हैं। दुनिया उन्हें सम्मान दे चुकी। वो देश की राजधानी में भूखे बैठे रहे, प्रधानमंत्री निवास से कुछ ही किलोमीटर दूर। लेकिन उनसे बात करने में सरकार को पता नहीं कौन सी वीजा की प्रॉब्लम आ रही है। मोदी जी वैसे देश के बाहर अक्सर जाते रहते, मेडल और राष्ट्रीय सम्मान लेकर आते। दो देशों के बीच जंग हो तो उनकी डिप्लोमेसी के चर्चे होते हैं। कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, वॉर रुकवा दी पापा ने। लेकिन दिल्ली में एक साइंटिस्ट 3 हफ्ते से भूखा बैठा हो, तो वही डिप्लोमेसी अचानक नेटवर्क कवरेज से बाहर हो जाती है। शायद फॉरेन पॉलिसी में दूसरे देश के राष्ट्रपति से मिलना ज्यादा आसान है, अपने देश के स्टूडेंट से मिलना थोड़ा मुश्किल है। सोनम वांगचुक को सुबह सिविल ड्रेस में आए पुलिस के लोगों ने सफेद चादरों से घेरकर हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस का कहना है कि सेहत खराब थी। अरे भैया, सेहत खराब थी तो चादर लगाकर अंधेरे में उनको ले जाने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर की सलाह लेनी थी तो डॉक्टर यहां तक भी आ सकता था। कोर्ट का डायरेक्शन का पालन हो रहा, ठीक है, सेहत बचानी जरूरी थी, लेकिन सवाल इलाज का नहीं, तरीके का भी है। चद्दर क्यों? सुबह का वक्त क्यों? कैमरा से बचने की जरूरत क्यों? सिविल ड्रेस में क्यों? बिजली बंद होने की बात क्यों सामने आ रही है? मोबाइल के जैमर लगाने की बात क्यों सामने आ रही है? अगर सब कुछ सीधा और साफ था तो ये फुटेज कोई भी देखेगा, उसको थोड़ा सा भी अचरज नहीं होगा। ये पूरा का पूरा जो दृश्य है वो किसी आदमी को बचाने से ज्यादा किसी सबूत को छुपाने जैसा क्यों लगने लगा? फिर पार्लियामेंट के सेशन के पहले दिन स्टूडेंट्स ने संसद चलो का नारा दिया। मार्च की परमिशन नहीं थी, पार्लियामेंट हाई सिक्योरिटी एरिया है, पुलिस को उन्हें रोकने का पूरा हक है। लेकिन रोकने का हक और बिना पहचान के, बिना वर्दी के, बिना नेम टैग के लाठी चलाने का हक किसने दिया?
ग्राउंड रिपोर्ट और तस्वीरों में सिविल ड्रेस में लोग लाठी चलाते नजर आ रहे हैं। ऐसे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जिनकी दाढ़ी पुलिस वाले की दाढ़ी से भी मेल नहीं खाती। नाम के टैग्स नहीं है, प्रोटेस्टर घायल हुए, पुलिस वाले भी घायल हुए। पुलिस ने कहा पत्थर चलाए गए, बैरिकेड तोड़ा गया, प्रोटेस्टर ने कहा लाठी पहले चली। सच की पूरी तस्वीर जांच के बाद ही निकलेगी, लेकिन एक सीधा सवाल अभी भी पूछा जाना है। अगर लाठी चलाने वाला पुलिस वाला यूनिफॉर्म में नहीं था, नाम ही नहीं दिख रहा है, तो कल गलत फोर्स के लिए जवाबदेही किसकी होगी? अगर कोई स्टूडेंट पुलिस पर कंप्लेंट करना चाहता है तो किस नाम पर करेगा? कोर्ट में किस ऑफिसर को पहचाना जाएगा? कानून के हाथ मजबूत हो सकते हैं, लेकिन गुमनाम तो नहीं। सरकार के पास स्टूडेंट से बात करने के 100 तरीके थे। सोनम वांगचुक और स्टूडेंट्स के साथ खुली मीटिंग हो सकती थी, संसद की कमेटी बन सकती थी, पेपर लीक की जांच और हर हफ्ते रिपोर्ट आ सकती थी, एग्जाम सिस्टम सुधारने की समय सीमा बताई जा सकती थी, एजुकेशन मिनिस्टर जंतर मंतर पर जाकर कह सकते थे कि मैं इस्तीफा दूं या ना दूं, तुम्हारा सवाल सही है और हर जवाब देना मेरी जिम्मेदारी। लेकिन हमारी सरकारें अजीब है। बात करना है सबसे आसान काम होता है लोकतंत्र में, और वो इन्होंने सबसे मुश्किल करके रख दिया है। बैरिकेड लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो काम सरकारें बहुत पहले कर लेती हैं। क्या एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा स्टूडेंट्स के फ्यूचर से बड़ा हो गया था? स्टूडेंट्स इस्तीफा मांग रहे थे, सरकार मना कर सकती थी। हर प्रोटेस्ट की हर मांग मान लेना लोकतंत्र में अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन मांग न मानना और बात ही न करना, ये दोनों लोकतंत्र में एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सरकार कह सकती थी मिनिस्टर नहीं हटेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट जांच होगी, संसदीय कमेटी होगी, एनटी और एग्जामिनेशन सिस्टम की जिम्मेदारी तय होगी, जो दोषी है उनका नाम और सजा पब्लिक होगी। कुछ तो करती, कुछ तो बोलती। लेकिन शायद प्रॉब्लम यही है कि स्टूडेंट्स के सामने बैठते ही मानना पड़ता कि पेपर लीक सिर्फ कुछ चोरों का काम नहीं था, सिस्टम में छेद था, सरकारी निगरानी फेल हुई। और जब सिस्टम फेल होता है तो सिर्फ क्लर्क और कॉन्ट्रैक्टर नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप भी सवालों के घेरे में आती है। अब सीजेपी को साइड में रख दीजिए, अभिजीत दीपक को भी साइड में रख दीजिए, आम आदमी के पुराने एजेंट, वो पहले किसी पार्टी के साथ थे, आम आदमी पार्टी के साथ थे। किसने मूवमेंट को सपोर्ट किया, किसने नहीं किया, किस नेता को इससे पॉलिटिकल फायदा होगा, ये सब एक सेकंड के लिए साइड में रख दीजिए। ये भी साइड में रख दीजिए कि सोनम वांगचुक चाइना के एजेंट है, मान भी लीजिए और साइड में रख दीजिए। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या पेपर लीक हुआ? क्या बच्चों का साल बर्बाद हुआ? क्या ईमानदार स्टूडेंट्स का हक छीना जा रहा है? क्या किसी की जवाबदेही अभी तक तय हुई है? अगर ऑर्गेनाइजर ऑपोजिशन से जुड़ा निकले तो क्या पेपर लीक झूठा हो जाता है? और अगर कल एबीवीपी इसी मांग को लेकर सड़क पर आ जाए तो क्या वही स्टूडेंट देशभक्त हो जाएगा? तो वही डिमांड किसी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में आते ही राष्ट्रीय खतरे कैसे बन जाते हैं? यही हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी है। हम प्रोटेस्ट की बात नहीं सुनते, पहले प्रोटेस्टर की पार्टी पूछते हैं। अपने कैंप का आंदोलन जन क्रांति, दूसरे कैंप का आंदोलन टूल किट। अपने लोग सड़क पर उतर जाए तो जनता जाग गई, दूसरे लोग उतरे तो देश तोड़ने की साजिश हो रही है। और मीडिया भी इसी चक्रव्यूह में फंस जाता है। स्टूडेंट पूछता है कि भैया मेरा पेपर लीक किसने किया, उस पर सवाल पूछो। मीडिया हाउसेस पूछते हैं कि पहले बैरिकेड किसने तोड़ा, ये इतने अधेड़ लोग जो प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं ये कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं। स्टूडेंट पूछता है मेरा फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा। डिबेट होती है कि सीजेपी किस पार्टी की बी टीम है, और असली सवाल स्क्रीन के कोने में कहीं छुप जाता है। 50 साल पहले गुजरात के स्टूडेंट्स ने एक मेस बिल से, एक छोटे से मेस के बिल से सरकार गिरा दी। आज वही स्टूडेंट पॉलिटिक्स नेताओं के जीवन की गौरव गाथा है। तो क्या स्टूडेंट मूवमेंट तब पवित्र था जब उस मूवमेंट से नेता पैदा हो रहे थे, और आज खतरनाक है क्योंकि स्टूडेंट उन्हीं नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि हर भीड़ सरकार चलाए, लेकिन लोकतंत्र का मतलब ये भी नहीं कि सरकार सिर्फ इलेक्शन के दिन नागरिक को याद करे और बाकी दिन उसे बैरिकेड के दूसरे तरफ खड़ा कर दे। नवनिर्माण के स्टूडेंट ने सरकार बदल दी थी, आज के स्टूडेंट सिर्फ इतना पूछ रहे हैं क्या सरकार उनसे बात करेगी, क्या एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे देंगे। वो प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। और अगर इस सवाल का जवाब भी सफेद चादरों में बिना नाम की लाठियां और बैरिकेड के पीछे छुपाना पड़े तो दिक्कत सिर्फ नीट में नहीं है, दिक्कत तो सरकार में भी है, जो दुनिया से संवाद करते करते अपने ही बच्चों, अपने ही नागरिकों की आवाज सुनना भूल रही है। और दिक्कत हम में भी है क्योंकि हम बच्चों का फ्यूचर देखने से पहले उनका पॉलिटिकल झंडा देखने लगे हैं। नमस्कार।